सन 2006 से 2016 तक। सन 2006 से पहले की बातें मुझे नहीं याद है। इससे पहले की कुछ बातें मम्मी मुझे बताती है कि मैं घर में दूसरा लड़का पैदा हुआ था। मुझसे बड़ा मेरा भाई 3 साल पहले ही जन्म ले चुका था। तभी से आज तक मेरी माँ चिंटू की मम्मी नाम से विभूषित है और आजीवन रहेंगी भी। मेरे नाम से कभी किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। खैर, ये सब छोड़ो। मम्मी ने मुझे बताया था कि जब से उनकी हमारे पापा से शादी हुई है, उसके कुछ सालों बाद से पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो कि आज तक ठीक नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तब भी वही हालात थे। मेरा जन्म दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हुआ था। माँ मुझे बताती हैं कि जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी की थी, उस डॉक्टर ने मुझे पैदा होते ही जब अपनी हथेलियों में उठाया था तो मैंने उसकी अंगुलियां तेजी से पकड़ ली थीं और बहुत देर तक छोड़ी नहीं थी। उसने छूटते ही मेरी माँ से कहा था कि इसकी पकड़ अच्छी रहेगी, बड़ा होकर अडिग और जिद्दी बनेगा। मैं जिस कमरे में पैदा हुआ था, उस कमरे में अधिकांश बच्चे जन्म के कुछ देर बाद ही मर रहे थे, बीमार हो जा रहे थे। उस वक्त मुझे चोरी करने का प्रयास भी किया गया। मैं पैदा होते ही बहुत बीमार हो गया था, तभी से मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जब माँ मुझे घर लेकर आई, उसके कुछ दिनों बाद स्वाभाविक रूप से किन्नर बधाई लेने हेतु आए। घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए माँ ने पड़ोस से 200 रुपए उधार लेकर दिए थे। जब मैंने बोलना शुरू कर दिया था, कब उन्होंने मुझे घर बैठे बैठे ही कविताएं याद करा दी थी। अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला और गिनती इत्यादि ये सब सिखा दिया था। उनके मुताबिक मैं दादी को ये सब सुनाता था और गली के कुछ लोगों को भी। पर ये बातें मुझे नहीं याद हैं, ये बातें मुझे मम्मी के द्वारा बताई गई हैं। मैंने अपनी ननसार, ददसार और मौसी के घर का सुख कभी भी महसूस नहीं किया। कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। वहां अधिकांश पुरुषों का व्यवहार मेरे बचपन से मेरे लिए प्रतिकूल और बुरा ही रहा है। हालांकि स्त्रियों में मेरी दोनों मामियां और वहां की कुछ अन्य स्त्रियां, मेरी ममेरी और मौसेरी बहनें और मेरी ताई मेरे प्रति काफी विनम्र और अच्छी रही है। जब से मेरी स्मृति बननी शुरू हुई है, तब से ही मेरे पास ऐसी कोई भी विशेष सुखद स्मृति नहीं है जिसको लेकर मैं वर्तमान में हर्षित हो सकूं और बीती यादों की उमंग में झूमकर मंद मंद मुस्का सकूं। मेरे पास है तो सिर्फ दुखद बातें, दुखद यादें। मेरे जीवन की सुखद बातें बहुत क्षणिक हैं। मेरा अब तक का जीवन अच्छा नहीं गया है, फिर भी एक आस है कि भविष्य अच्छा जाएगा। इसी आस से मैं अभी तक जीवित हूं, या कह लीजिए किसी अदृश्य शक्ति द्वारा अभी तक जीवित रखा गया हूं, लेकिन पता नहीं कब तक। शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। कब से? जब से मेरी स्मृति बनी, यानी जब मैं 3 साल का था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया था। मुझे अपनी जिंदगी का पहला दृश्य याद है, जब मेरे पापा कमरे में पोंछा लगा रहे थे दुकान जाने से पहले, क्योंकि मेरी माँ तभी शिक्षिका बनी थी, क्योंकि परिवार में पिता की आय बिल्कुल ही कम थी। मम्मी ने 2006 से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तभी से मैं पहली बार स्कूल गया। मुझसे 3 साल बड़ा भाई और मैं मम्मी के साथ स्कूल जाते थे। उसका पहली कक्षा में दाखिला हुआ था और मेरा नर्सरी में। नर्सरी में मुझे शिल्पी मैडम पढ़ाती थीं। वो मुझे प्यार में मिस-मिसाकर चूंटी काटती थी। एक दिन यह बात मैंने सभी टीचरों के सामने लंच में मम्मी को बताई। उनमें से शबीना मैडम भी एक थी। उन दिनों नर्सरी और केजी क्लास एक ही कमरे में बैठती थी। क्लास तब शबीना मैडम संभाल रही थीं। वो हमारे घर के पास ही रहती थीं। उन्होंने मुझे अपना क्लास रजिस्टर थमाकर कहा, इसे ऑफिस में रखा और जो सर तुझे सामने बैठे दिख रहे हैं, उनसे कह दियो कि शिल्पी मैडम तुझे चूंटी काटती हैं। हालांकि इस मस्खरी में 1-2 मैडमें और शामिल थी। उन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा कह दिया। सर हंसने लगे। मम्मी को शबीना मैडम ने ये बात हंसते हंसते बताई। मम्मी भी, हे भगवान, अहकर उसी वक्त हंसने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही सर ने नर्सरी क्लास के लिए नई मैडम रख ली थी, जिसका कारण था शायद एक टीचर की जरूरत या शिल्पी मैडम की शादी होने वाली थी, जो कि बहुत सुंदर थी। उनका नाम कृष्णा है और वो बंगाली है। उनके बाल दुर्गा माता की ही तरह थे। मुझे अभी भी यह बात याद है कि वह पहले दिन गहरे हरे रंग का सूट पहनकर आई थी। इस शबीना मैडम की प्रेरणा से मेरे द्वारा दर्ज किए गए विरोध का दिन शायद मेरे जीवन का ऐसा पहला दिन था जब मैंने मौखिक विरोध किया था, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई थी
भले ही मेरा यह कर्म प्रेरणार्थक क्रिया रहा हो और परिणाम स्वरूप मैंने कृष्णा मैम के रूप में सफलता भी पाई थी, जो मुझे चोटी नहीं काटती थी, बहुत प्यार करती थी। मेरा मनोबल इसी दिन से बढ़ गया था। तब से लेकर आज तक का दिन है कि मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाए बिना रह ही नहीं पाता। कृष्णा मैम ने कुछ ही दिन स्कूल में पढ़ाया था, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। मैं उनकी शादी में भी गया था। उसके बाद से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यह मेरे जीवन की पहली बंगाली शादी थी जिसे मैंने साक्षात देखा था। कृष्णा मैम ने अपने दोनों हाथों में एक एक सफेद और एक एक लाल चूड़ी शंखा पोला पहन रखी थी और दोनों हाथों से पान के पत्तों द्वारा अपनी आंखें ढक रखी थी। वह एक चौकी पर भी बैठी थी। कुछ महिलाएं शंख बजा रही थी। स्कूल की छुट्टी के वक्त पापा हम तीनों को लेने आते थे और ककड़ी खिलाते थे। फिर हमें घर छोड़कर दुकान, जो कि चांदनी चौक में है, चले जाते थे। मुझे अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगा कि मेरा जीवन कैसा रहा है। जिस स्कूल में मम्मी अब भी पढ़ाती हैं और मेरे बचपन से पढ़ा रही हैं, उसी में मैं पढ़ा हूं पूरे 10 साल। वहां मुझे मेरे कुछ सहपाठियों द्वारा हर दिन बहुत परेशान किया गया। जब तक मैं वहां पढ़ा, यह सिलसिला 2 साल और चला, जब परेशान करने वाले एक ही सरकारी विद्यालय में मेरे साथ गए, यानी 9वीं और 10वीं कक्षा में। शुक्र मनाने की बात थी कि इस बार वो मेरे सहपाठी नहीं थे। इस पहले प्राथमिक विद्यालय की यादें बताता हूँ। मैं हर कक्षा में हर टर्म में फर्स्ट आता रहा हूँ, एक दो बारी छोड़कर अपनी मेहनत से। लेकिन आरोप लगता था कुछ बच्चों द्वारा कि मुझे मम्मी पहले से प्रश्न बताती हैं। हर दिन स्कूल में इसी ताने के साथ मैं जीता रहा और पढ़ता रहा, इस आस में कि आज का दिन भी निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि हम गरीब हैं। मैंने कुछ बोला तो मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। मैं और मेरी मां धन्यवाद करते हैं अब भी अपने प्रधानाचार्य का कि उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में मेरी मां को नौकरी और हमें दाखिला दिया। बस उनकी एक बात बहुत गलत थी, इसीलिए मैं अब भी चाहता हूं कि वो अपनी गलती मेरे सामने कबूल कर मुझसे क्षमा मांगकर उसे सुधारें। वो गलती ये है कि जब जब मुझे परेशान करा गया, मैं सहता रहा, लेकिन बहुत ज्यादा हद होने पर जब मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने सहायता नहीं की। ये बात है सन 2015 की, जब मैं 8वीं में आया था। उन्होंने मुझे अकेले में और सबके सामने भी ताने मारे, पूरी कक्षा के सामने बेइज्जत किया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तब भी खैर, मैंने उनकी इस गलती को नजरअंदाज किया, क्योंकि मेरी एक नीति है कि मैं किसी की 99 अच्छाइयों को मान देकर एक गलती भुलाना अच्छा समझता हूं। पर बार बार उनकी ये गलती मेरे सामने आती है। इस बात को 10 साल बीत चुके हैं, तब भी। पहला दिन मेरा उस स्कूल में बड़ा अलग ही गया था। बचपन से ही स्कूल के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं भाग लेता था और कृष्ण बनता था। लेकिन उसके बाद एक तानों की सामूहिक आवाज कक्षा में जाने के बाद अधिकांश लड़कों द्वारा गूंजती थी। मुझे बचपन में नहीं पता था कि मुझे क्यों चिढ़ाया जाता था। शायद इसीलिए क्योंकि प्रोग्राम के बाद मैं अपना मेकअप हटाता नहीं था। मुझे अच्छा लगता था उन दिनों उस स्थिति में मुंह ना धोना, या कह लीजिए मेरी आत्मा को अच्छा लगता था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बावजूद भी, एक अच्छा विद्यार्थी होने के बावजूद भी कक्षा में जलन बनी रहती थी। मेरा एक सहपाठी जिसने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे परेशान करने वाले अन्य सहपाठियों का नेतृत्व किया, से मैं आज भी घृणा करता हूं। मुझे उसी के कारण डेस्क पर अकेला बैठना पड़ता था। लंच 9 साल मम्मी के साथ अकेला 1 साल करता था। जब सभी बच्चे बाहर ग्राउंड में खेला करते थे, तब इकलौता मैं कक्षा में बैठता था, पूरे दिन अकेला, खिन्न, चिड़चिड़ा और ना जाने मुझे क्या क्या होता गया। बचपन से ही मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। प्राथमिक विद्यालय में की अवधि पूरे 10 साल की थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। मेरी कक्षा के कुछ छात्र एवं छात्राएं बहुत अच्छे व्यवहार के रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया, मेरा साथ दिया। मेरी 8वीं कक्षा तक की एक सहपाठिका जिसका नाम तन्नू है, ने मेरा कभी अपमान नहीं किया। उसने मेरा पूरा साथ दिया और सन 2015 में विशेष रूप से जब मैं 8वीं में आया था, उसने मुझे हिम्मत दी। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हेमा नाम की सहपाठिका का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने भी मेरा साथ दिया और मेरा कभी अपमान नहीं किया। फिर से मुझे याद है कुछ बहुत अच्छी बातें, जैसे प्रार्थना करते दौरान
वंदे मातरम मैं गाता था क्योंकि मुझे स्पष्टतः आता था, कारण मैंने चौथी क्लास से ही भाई की किताबें लेकर संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। हम पिकनिक भी जाते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु गड़ी मेहू गांव भी, जो कि खजूरी से कुछ दूर पड़ता है, अन्य अनेक जगह भी हम जाते थे। मैं कृष्ण जी बनता था। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कृष्ण जी ही बना हूं, मैं फौजी कई बार और एक बार शिव जी भी बना था। छोटी जन्माष्टमी का दिन था और 11 बजे प्रोग्राम था। मैं तब 7वीं में था। मुझे याद है कि शिव जी की वेशभूषा, बाघांबर, उनके जैसे लंबे केश, उनके मस्तक का चंद्र और उनका पूरा रूप धारण करके उनके गाने पर नृत्य करने के लिए मैं खूब मरता था, क्योंकि मैं हर जागरण में शिव जी को जरूर देखता था। मुझे याद है कि मैंने शिव जी की वेशभूषा स्कूल से पर के आधे बाल रामलीला में राम बनने वाले एक लड़के से और लंबे बाल स्कूल से संजोए थे। चंद्रमा मैंने कक्षा के एक बच्चे से रोटी पर लपेट कर लाने वाली चांदी यानी सिल्वर फॉयल से बनाया था। घर में कुछ मोती मिले तो भोले बाबा को देखकर उनके जैसी माला बना ली। और हाँ, जिस गाने पर बम भोले बम 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 डांस करने के लिए मैं मरता था, मुझे उस गाने पर डांस सिखाया स्कूल के ठीक बगल में नाई का काम करने वाले एक लड़के ने, जो जागरणों में शिवजी बनते थे। प्रोग्राम वाले दिन मेरा मेकअप मेरी मम्मी के अनुरोध पर उन्होंने ही किया था। मैंने शिवजी की रौद्र रूपी भंगिमा दिखाते हुए नृत्य किया। बता देता हूं सबको, हाँ जी, मैं पहले स्थान पर आया था। पूरे 150 रुपए मिले थे मुझे। मैं बहुत खुश था उस समय। वही नृत्य मैंने अम्मा के घर भी किया था। पूरे 10 रुपए मिले थे मुझे अम्मा से। जब जब हम अम्मा के घर जाते थे तो ताऊ के हमसे बहुत बड़ी उम्र के बच्चे यानी हमारे बड़े भाई हमें कभी कभार कहीं सामान लेते जाते दौरान अपनी बाइक या स्कूटी पर बैठा कर ले जाते थे। कभी मेरे भाई को, कभी मुझे। मैं स्टैंड पर पैर रखकर चढ़ तो जाता था पर उतर नहीं पाता था, और पूरे रास्ते जब तक बाइक या स्कूटी चलती थी मैं उनकी कमर से चिपक कर बैठता था, क्योंकि मैं छोटा था और गिरने का और उसके बाद चोट लगने का डर मुझे सताता था। चोट से ज्यादा चिंता मुझे अपनी पढ़ाई की रहती थी कि अगर मेरे हाथ में लग गई तो मैं लिखूंगा कैसे। बाइक या स्कूटी पर चढ़ना उतरना ना आना और पूरे रास्ते उन्हें पकड़कर बैठने के कारण वो चारों भाई मुझे सुनाते थे, कभी लड़कियों की तरह जैसे वाक्यांश कहकर तो कभी कुछ प्रचलित अजीब शब्द कहकर। वो मेरी टोन का भी मजाक अच्छी तरह से उड़ाते थे, वो भी लगातार हर बार। यह काम आज भी जारी है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मैं 10-11 साल का था और वो 25-30 के। बाइक या स्कूटी पर चढ़ना उतरना ना आना और पूरे रास्ते उन्हें पकड़कर बैठने का कारण यही था कि हमारे घर पर तो साइकिल ही नहीं थी। बाइक या स्कूटी तो दूर की बात है। मुझे जब बीती बातें याद आती हैं तो या तो मैं आवेश में आकर उन घटनाओं को पुनः पुनः याद कर व्यंग्यात्मक हंसी हंसता हूं, या फिर खुद को शांत करने की कोशिश करता हूं, जिसमें से अधिकांश कोशिशें नाकाम जाती है। कभी खुद को ही वर्तमान बताकर खुद को हिम्मत देता हूं। ये कह सकते हैं कि खुद को ही बचाता हूं, पर किससे? अतिचिंतन, ओवरथिंकिंग से। ऐसी ही एक बीती बात मुझे याद है, जो नोट गिनते समय मुझे कभी कभी याद आ जाती है, जिसे सोच सोच मुझे उस व्यक्ति पर व्यंग्यात्मक हंसी आती है, जिसकी वजह से मुझे ये बात याद आती है, पर मैं इसे नजरअंदाज करता हूं। बात है कि बचपन में जब मैं अपनी दादी के घर रहने जाता था तो मेरे ताऊ का दूसरा लड़का, या कह लीजिए मेरे बड़े भाई, मुझे ताना मारते थे। वो जब कभी भी अपने रुपए गिन रहे होते थे मुझे वहीं से निकलना पड़ता था। ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करता था, पर कभी कोई किसी काम की बोलता था तो मुझे करना पड़ता था, और वो वहीं खड़े होकर नोट गिन रहे होते थे। ऐसा लगभग हर बार होता था। इस बात के लिए वो मुझे बहुत सुनाते थे। अगर कानून के हिसाब से कहा जाए तो वो मेरी मानहानि करते थे। बचपन से आज तक जब जब लोग मुझे परेशान करते हैं, सीमा पार करते जाते हैं, तो उनकी मेरे से यही आशा रहती है कि मैं चुप रहूं, मौन रहूं, एकदम जड़ हो जाऊं, निर्जीव वस्तुओं की तरह। बस चिढ़ता रहूं, बिना विरोध करे, और स्माइल पास करता रहूं, ताकि मैं हंसमुख बच्चा कहलाऊं। बचपन से लेकर आज तक मेरे परिवार ने, मेरे नंसार, ददसार और कुछ अन्यों ने मुझे ज्यों का त्यों नहीं अपनाया। फी इन्हीं दिनों मेरे दिमाग में एक सदमा बैठा था, वो भी तगड़ा वाला डर। यूं तो मैं बचपन से ही डरता हूं हिजड़ों से। शायद इसका कारण ये है
कि मैं बचपन से ही विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कृष्ण बनता था। तब मेरा मेकअप किया जाता था, जिसे मैं घर पर आकर हटाता नहीं था। स्कूल में उस दौरान ईश्वर की वेशभूषा पहनने के बाद मेरा मेकअप किया जाता था, जिसके लिए मुझे उस कमरे में जाना होता था जिस कमरे में लड़कियां तैयार होकर मेकअप कर रही होती थीं या उनका मेकअप किया जा रहा होता था। मेरा मेकअप कोई भी लड़की कर देती थी। सबसे पहले खुशबू वाली छोटी डिब्बी से एक पाउडर लगाकर, एक लाल लिपस्टिक और आई शैडो लगाकर 2 मालाएं पहना दी जाती थीं और फिर कुंडल। उन दिनों विद्यालय में मैं उन 2-3 लड़कों में से एक था जिनका थोड़ा सा मेकअप होता था। बाकी कोई कृष्ण नहीं बनता था। वो सब बॉलीवुड सॉन्ग पर नाचते थे। पी पाप पी। कभी कभार मम्मी के घर पर ना होने पर बाई की मौजूदगी में मैं मम्मी की चूड़ियां और कड़े लेकर पहन लेता था और लिपस्टिक भी लगा लेता था। तो कभी कभार चुन्नी पहनकर बैठ जाता था। भाई मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनता था। कभी भाई पेन से मेरी आंखों की पलकें रंग देता था, तो कभी माथे पर शिव जी का तीसरा नेत्र बना देता था और नीले पेन से ही लिपस्टिक भी लगा देता था। मम्मी को मेरी चिंता होने लगी तो उन्होंने बहुत बार प्यार से कहा, लेकिन मैं माना नहीं। पता नहीं क्यों मेरा यह काम जारी रहा। तब से घर में यह कहना शुरू हो गया कि तू ऐसे नहीं मानेगा। जब गली में नाचने वाले हिजड़े आएंगे तो मैं तुझे पकड़वा दूंगी। फिर यह लाइन मुझसे घर में कहनी आम हो गई। रिश्तेदारों में भी यह बात फैल गई और गली में भी। मुझ बच्चे ने इस समय इन्हीं तथाकथित सामाजिकों, परिचितों और शुभचिंतकों से यह भी सुना कि वो हिजड़े तेरी टॉयलेट की जगह काट देंगे, तेरी आवाज भारी कर देंगे। हालांकि आज हिजड़ों के बारे में फैले और फैलाए जाने वाले भ्रम को लेकर मैं अपने अभिभावकों के रिश्तेदारों और पड़ोस के व्यक्तियों को दोषी नहीं मानता है, क्योंकि समुदाय को तो कभी किसी ने जानना ही नहीं चाहा था। बस भ्रम भ्रम और भ्रम ही फैला रखा था, जो आज भी जारी है। तो वो सदमा इस तरह बैठा कि पेपरों के दिन थे, इसीलिए मैं, भाई और मम्मी 11 बजे तक घर आ गए थे। संजना मैम हमारे साथ आई थीं क्योंकि मम्मी को उनके साथ बैंक का खाता खुलवाने जाना था, इसलिए वो दोनों बैंक के लिए निकल गई थीं और मैं और भाई घर पर रुक गए थे। मैं और भाई दोनों घर पर अकेले बोर हो रहे थे तो ताला लगाकर अपनी गली के 2 लड़कों के साथ मिलकर पीछे की गली में रहने वाले 2 लड़कों के घर में चले गए। इन लड़कों की बड़ी बहन मेरे भाई की सहपाठिका थी। हम सब मिलकर वहां खेलते थे। इस सहपाठिका की एक और बड़ी बहन थी। उसने पता नहीं मजाक में कहा कि उसे किसी ने खबर करी। उसने हमसे कहा कि रेडियो में आज खबर आई है कि बाहर हिजड़े घूम रहे हैं और वो पकड़ कर ले जाएंगे जो उन्हें दिखेगा। मैं बेशक पढ़ाई में बचपन से अच्छा रहा हूं, पर मेरा मानसिक विकास धीमा हुआ है। सब हंस खेल रहे थे, मैं सहमा हुआ था। जब हम घर आने के लिए उसके घर से लौटे तो गली के नुक्कड़ पर ही हमें हिजड़े दिख गए। मैं और डर गया। सोचा पीछे की गली से चला जाता हूं। वहां पहुंचा तो वहां पर भी मिल गए। यह सब तो संयोगवश हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कुछ अजीब सी हलचल में चल रहा था। अब आश्चर्य इस बात का करता हूं कि मेरी उम्र से बड़े लोग ही मेरा ध्यान न रखकर मुझे डरा रहे थे, मेरे साथ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। पता नहीं मेरे साथ बचपन से ऐसा क्यों होता था। जैसे तैसे करके हम घर पहुंचे। भाई ने और हमारी गली के उन 2 लड़कों ने, जिनके साथ हम पिछली गली में उन 2 लड़कों के घर खेलने गए थे, गली में आकर कुछ बड़े लड़कों से कह दिया कि ये हिजड़ों से डरता है, और वो इसे दिख गए दोनों ओर, इस नुक्कड़ पर भी और उस नुक्कड़ पर भी। मेरे घर के ठीक बगल में रहने वाले लड़के ने, जिससे अब हमारी बात नहीं होती, वो उन दिनों भी मुझसे बहुत बड़ा था और अब भी है, ने उन 2 लड़कों से मुझे अपनी ओर धक्का देने के लिए कहा और उसके बाद मेरी कलाई पकड़कर मुझे बहुत ज्यादा डराया। उसके ठीक सामने वाला लड़का भी मुझ पर बहुत तेज तेज हंस रहा था और बहुत ज्यादा डरा रहा था। मैं था तो 9-10 साल का, पर बहुत सहमा और कमजोर सा बच्चा, जिसे न तो घर पर प्यार मिलता था, न कक्षा में, न रिश्तेदारों के घर, न नानी न दादी के घर। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था। उन दोनों लड़कों की मम्मियों तक ने कुछ भी आकर नहीं कहा, ना उन्होंने मेरी मदद करी। बस सब झुंड में इकट्ठे होकर लगातार मुझ पर हंस रहे थे, डरा रहे थे। इन दिनों से मेरे दिमाग में हिजड़ों का डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये डर मेरे लिए सदमा बन गया। मेरी माँ घर पर नहीं थी। जैसे ही वो संजना मैम के साथ आई, मैंने सब कुछ बता दिया और उनके सामने रोने लगा। मम्मी ने मुझे चुप कराया। हालांकि अब परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर अचानक से मेरा हिजड़ों का डर खत्म हुआ है।
जब मेरा डर खत्म हुआ तो मुझे लगा कि मुझे बेवजह डर लगता था, लेकिन सच तो यह है कि मेरे दिमाग में डर डाला गया था। अभी कुछ दिनों पहले सफेद नामक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म देखी, तो पता लगा उनके प्रति डर हमारे समाज में विद्यमान है, और ये डर पनप पाया और फिर उसके बाद फैलाया भी जाता है कुछ तथाकथित सामाजिकों द्वारा। जिस लड़के ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे डराया था, उसी लड़के ने मुझे अपनी एक मंजिल छत से कूड़े वाले प्लॉट की तरफ उल्टा भी लटका दिया था, जिस वजह से मैं आज भी ऊंचाई से डरता हूं। मैं इतना बड़ा हूं पर छज्जे से झांकने में बहुत डरता हूं। आज जब मैं सोशल मीडिया चलाता हूं और देखता हूं, काफी पोस्ट बीते दिनों संबंधी आती है जिसमें लोग बचपन में लौटना चाहते हैं, अतीत में जाना चाहते हैं, पर मुझसे कोई परी, जादूगर या भगवान ही साक्षात क्यों ना आकर पूछे कि तुम्हें बचपन के दिनों में जाना है, मेरा मतलब है कि फिर से बच्चा बनना है, तो मैं मुंह पर मना कर दूंगा, क्योंकि मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता है। हालांकि यह बात दूसरी है कि मम्मी अभी इस बात को पढ़ रही होती तो फिर मेरे बचपन से खराब बचपन की स्थिति के बच्चों से मेरी तुलना कर कर मुझे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर देती और संतोषी सदा सुखी सिखाती, जो उनके पापा ने उन्हें सिखाया है। मुझे बीते दिन अच्छे नहीं लगते, आगामी भविष्य के अच्छे होने की कल्पनाएं करना रुचिकर और अच्छा लगता है। ऐसे ही लोगों को तो फैंटेसीकार कहते हैं। मेरा बचपन से ही न तो कोई दोस्त बना, न किसी रिश्तेदारी में कोई खासा मजा आया। हम बचपन में केवल 5 दिन के लिए नानी के घर जाते थे। सप्ताह के शुरुआत का एक दिन वहां जाने का और अंत का एक दिन आने का, ऐसे कर कर मम्मी 7 दिन गिनती थी। नानी का घर नाम मात्र का था, नानी नहीं थी वहां। मैंने कभी उन्हें साक्षात नहीं देखा। देखी तो उनकी माला चढ़ी हुई तस्वीर। मेरे दोनों मामा और नाना का मेरे प्रति व्यवहार कुछ खास नहीं था, या कह लो अच्छा नहीं था। मुझे इसका कारण आज तक नहीं पता। मेरी दोनों मामियां और ममेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं। ननसार ददसार दोनों ही जगह कुछ अजीब सा व्यवहार मेरे साथ रहा है, या कह लो बुरा व्यवहार रहा है। मेरे बड़े मामा शुरुआत से ही मेरे पुरुष होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं। हम जब जब उनके घर मेरी ननसार जाते थे, या जब जब वो घर पर फोन करते थे, वो मेरे से हर बार बहुत से वाहियात सवाल पूछते थे। मसलन वो मुझसे पूछते थे कि तुझे छोरे पसंद हैं कि छोरी, मर्द अच्छे लगते हैं या औरतें। फिर वो मुझसे कुछ सेक्सुअल बात करते थे, वो भी सबके सामने, और फिर हंसते थे और कोई भी उन्हें कुछ नहीं कहता था। एक अभद्र बात वो मुझसे हर बार जरूर करते थे, जिसे अपने मुख से कहना भी पवित्र रिश्तों का अपमान करना है। वो मुझसे कहते थे, क्या तू अपनी मामी के साथ एक रात सो सकता है? अपनी मामी के साथ एक रात सोना चाहेगा? क्या क्या करेगा उसके साथ? वो अपनी पत्नी यानी मेरी मामी, अपने पिता यानी मेरे नाना, और अपने बच्चों मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, और यहाँ तक कि मेरी बड़ी मौसी के पूरे परिवार के सामने भी ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं, और कोई भी उनसे कुछ नहीं कहता था। और यदि मैं कुछ भी कहूं तो हर बार यही लाइन सुनता था कि बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। वो खुद अपनी पत्नी का अपमान करके खुद को मर्द समझते हैं। उनका ये बुरा बर्ताव पिछले साल तक, या शायद इस साल तक, तब तक जारी रहा जब तक मैंने उनसे परमानेंट फोन पर उल्टा बोलकर उनका हमेशा के लिए हमारे परिवार से बोलना बंद करवा नहीं दिया। इसके 2-3 कारण हैं। वो मेरी माँ और छोटी मौसी दोनों को उल्टा बोलते थे, मुझसे भी बदतमीजी करते थे, जिस वजह से मेरी माँ उदास रहती थी, बहुत ज्यादा रुआसी हो जाती थी। तो मैंने इस मसले को जड़ से ही खत्म कर दिया। ऐसे ही मैंने अप्रत्यक्ष तरीके से अपनी बुआ और ताऊ के 2 लड़कों से हमारे परिवार की बातचीत बंद करवाई, क्योंकि ये अतीत में भी बुरे थे, वर्तमान में भी बुरे हैं और बेवजह निंदा करते हैं, ईर्ष्या तो भरपूर। जबकि हमने सब तिल तिल कर जोड़ा है। परंतु इन दोनों जगहों के अलावा हम अपनी 2 मौसियों के घर भी जाते थे, वहां भी अलग ही तरह का व्यवहार रहा। छोटी मौसी दिल्ली के नांगलोई में रहती हैं और बड़ी उत्तर प्रदेश के जेवर में। बचपन में जब हम छोटी मौसी के घर जाते थे, उनका व्यवहार तो अच्छा रहता था, पर उनका बड़ा लड़का हमसे कुछ अलग ही घृणित भाव रखता था। वो मुझे ही नहीं, मेरे भाई को भी बेवजह परेशान करता था। उसने हमें जानबूझकर चलते स्कूटर से गिराया, स्केटिंग वाले जूते पहनाकर धक्का दिया और बिल्ली भी हमारे ऊपर फेंकी। हम जब खाना खाते थे तब भी वो हमें उल्टा बोलता था, बेवजह का अपमान करता था।
समाधान कुछ भी नहीं निकला। अब हम बड़े हो गए, वहां जाना बंद हो गया। हमें आज तक नहीं पता कि वो हमसे बचपन से घृणा क्यों करता है। उसने अपनी घृणा के चलते अपने मंझले भाई से भी सदैव हमारे प्रति बुरा व्यवहार करवाया। कुल मिलाकर यही है कि मेरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था अच्छी नहीं बीती, युवावस्था चल रही है। मैं याद करता हूं बहुत अच्छी स्मृतियों को, और मेरी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हम स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते थे, और जैसे सूखे आलू और पूड़ी मम्मी तब बनाकर ले जाती थीं, वैसे आलू अब नहीं बनते। उन दिनों के तो क्या ही कहने। जब जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, बाहर जाकर सभी को इनाम मिलता था। मुझे गुलाबी रंग, बार्बी डॉल और मिनी माउस बचपन से पसंद रहे हैं। मैं हर रात टीवी पर बार्बी डॉल का कार्टून देखता था। मम्मी ने मुझे बार्बी डॉल वाला छोटा फोन जिसमें गाने बजते हैं और बार्बी डॉल वाला ज्योमेट्री बॉक्स भी दिलवाया था। मैंने गड़ी मेंढू में अपना पीला टिफिन जो कि इनाम में मिला था बदलवा कर गुलाबी मांगा था, जिस पर मिनी माउस बनी हुई थी, बिकॉज आई लाइक पिंक। 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैंने अध्यापिकाओं और प्रधानाचार्य को मिठाई खिलाई थी, जो कि मैंने पहली बार खिलाई थी। मैं कभी भी प्रथम आने पर मिठाई नहीं खिलाता था। हर बार अध्यापिकाएं मां से कहती थीं कि मिठाई खिलाओ। मैंने इस बार ये इच्छा पूरी की। मैं सबसे पहले प्रधानाचार्य के कमरे में गया था। उन्होंने मिठाई खाई और वहां पर एक विद्यार्थी के अभिभावक मौजूद थे। सर के कहने पर मैंने उन्हें भी मिठाई खिलाई। उसके बाद नर्सरी कक्षा से शुरू करके मिठाई बांटता गया, और जब तक 8वीं कक्षा आई मिठाई खत्म हो गई। इसीलिए मैं एक को यानी 8वीं की अध्यापिका को मिठाई नहीं खिला पाया, और जिससे वो मेरे प्रति बैर भाव से भर गईं। उन अध्यापिका को पहले से भी पता नहीं क्या बैर भाव था, जो मुझ पर कलंक और मां के माथे पर दाग लग गया। वो अध्यापिका होने के बावजूद भी अजीब सी चिड़चिड़ाहट से भर गई। इसी बात ने आने वाली घटनाओं को जन्म दिया, या कह लीजिए यही अजीब सी चिड़चिड़ाहट बीज भाव थी उस आगामी घटना का, जिसने अचानक से तहलका मचा दिया। उन दिनों हमारे विद्यालय की अध्यापिकाएं ना जाने क्यों 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक धड़ में मेरी माँ और कुछ अन्य अध्यापिकाएं, और दूसरे धड़ में वो 8वीं की शिक्षिका और कुछ अन्य अध्यापिकाएं। इन धड़ों का पता लंच टाइम पर लगता था। लड़ाई कभी भी किसी की किसी से नहीं थी। मेरी माँ उस 8वीं की अध्यापिका के स्वभाव को भली भांति जान रही थी। जब मेरा भाई 8वीं में आया था, वो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए मम्मी मुझे इस विद्यालय से 5वीं करते ही निकलने को कह रही थी। पर मैं 7वीं को पढ़ाने वाली अध्यापिका से पढ़ना चाहता था, क्योंकि वो मेरी फेवरेट मैम थी और हैं भी। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं उनसे पढ़ना चाहता था, क्योंकि हमारी कक्षा ही उनका आखिरी बैच होने वाली थी। मैं उनसे पढ़ने के लिए 7वीं में आ तो गया, पर यह भूल गया कि अगले साल मेरा क्या होगा। मुझे मजबूरन मिठाई बांटकर अगले दिन 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मेरा सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं हो पाया था। उन दिनों नियमानुसार 6ठी, 9वीं या 11वीं में होता था। 8वीं कक्षा में हम कुल 13 बच्चे थे, 11 लड़के और 2 लड़कियां, तन्नू और हेमा। डेस्क पर 2 लड़के बैठते, 11वां मुझे छोड़ दिया जाता। दोनों लड़कियां साथ बैठती। उन अध्यापिका ने पहले ही दिन से मेरा अपमान शुरू किया। मेरा रोल नंबर हमेशा 1 रहा है, पर उन्होंने जानबूझकर मुझे आखिरी रोल नंबर दिया। मुझे छोड़कर अन्य सभी विद्यार्थियों को अपने पास बुलाकर उनकी रजिस्टर में भरी गई जानकारियां और आई कार्ड की जानकारियां चेक कराईं, और मुझ पर बेवजह चिल्लाकर रजिस्टर मुझ तक पहुंचा दिया। अटेंडेंस हुई, सबका नाम बोला गया, मेरा नाम नहीं बोला गया। बोला गया रोल नंबर 13। इसके बाद उन्होंने बेवजह कहा, कोई भी बच्चा अपने डेस्क पर अपना बैग नहीं रखेगा, सब नीचे रखेंगे। कुछ देर बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने प्रश्न किया। उन्होंने मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय बहुत बदतमीजी से जवाब दिया कि एक बार में समझ नहीं आता क्या। फिर उन्होंने कमरे में चलना शुरू कर दिया। वो बार बार जानबूझकर मेरे पास आकर खड़ी हो जा रही थीं। उनके पैर मेरे बैग को लग रहे थे, या वो शायद जानबूझकर मार रही थीं। इसीलिए मैंने अपने बैग को अपने डेस्क पर रख लिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैठता ही नहीं था। तो उन्होंने बेवजह मेरी गुद्दी पर बहुत तेज थप्पड़ मारा। मैंने डेस्क से हटाकर नीचे रखा तो उन्होंने फिर से एक और थप्पड़ मारा और कहा कि डेस्क पर बैग रखने को मना किया था ना, समझ नहीं आता क्या।
मेरी क्लास के 2-3 लड़कों को छोड़कर बाकी के सारे लड़के मेरे इसी अपमान के तो इंतजार में थे। सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एक दो तो खिलखिलाकर भी हंस पड़े। फिर भी उन्हें ना तो मारा गया और ना ही डांटा गया। वो ऐसा जानबूझकर कर रही थी, ये सब कर कर मानो मुझे सताकर मेरी माँ को परेशान करना चाहती हों। वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रही थीं, पानी नहीं पीने दे रही थीं, लंच में बाहर नहीं जाने दिया। सिर्फ मुझे मम्मी की कक्षा में जाने तक की मना हो गई थी, जबकि मैं लंच मम्मी के साथ ही करता था शुरू से। जब वो लंच करने नीचे गईं, मैं चुपके से बाहर आ गया क्योंकि मैंने शोर की आवाज सुनी। मैं पहली मंजिल पर था और मम्मी की कक्षा नीचे थी। मैंने देखा कि उस मैडम ने मेरी माँ की साड़ी रूपी गिरेबान पकड़कर उनका सिर दीवार में मारा और उनको चांटे मारने लगी। उसने अपनी चूड़ी तोड़कर मेरी माँ के मुंह और माथे पर घाव किए। मैं नीचे की ओर भागकर आ रहा था। जिन संजना मैम ने मेरी माँ को बचाने की कोशिश की, उनको भी उस मैडम ने बहुत तेज धक्का दिया और संजना मैम गिर गईं। जैसे तैसे मामला शांत हुआ और जब मेरी माँ और उस मैडम को बुलाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी कक्षा में जाकर अपनी चूड़ी तोड़कर अपने घाव किए, अपने नाखूनों से अपने घाव बनाए और तब प्रिंसिपल ऑफिस में आई। वो जीवन का पहला दिन था जब मेरी माँ की इस इलाके में और इतने साल के उनके करियर में उनकी बेइज्जती हुई। वो कुमारिका नाम की मैडम और मुझे बेवजह परेशान करने वाले मेरे सहपाठी शायद घात लगाकर बैठे थे। आश्चर्य होता है उस दिन पर उन लोगों पर जो सत्य देखते हुए और जानते हुए भी मौन थे, ऊंचे पद पर होते हुए भी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे याद है कि इस हादसे से कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हें प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाकर बेवजह बेरुखी से बोला था कि अपने लड़के को समझाकर रखना, अब वो 8वीं में आने वाला है। मैं और मेरी माँ उस सन 2015 में भी आश्चर्यचकित थे और आज भी हैं कि इस बात को आखिर वो किस कारण से बोल गए, जबकि मैं ना तो शैतान विद्यार्थी था बल्कि हर बार अव्वल आने वालों में से था। ना दूसरों को परेशान करता था, परेशान किए जाने और सहपाठियों द्वारा पीटे होने पर सिर्फ रोता था या अति होने पर रोकर घर पर कहता था। है एक तो मुझे बहुत परेशान किया जाता था, दूसरा पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी हर पक्की परीक्षाओं में मेरी बहुत बुरी तबीयत खराब रहती थी। इतनी ज्यादा कि मैं भरे बुखार में खांसते हुए पेपर कर रहा था। मैंने पेपरों में कभी भी नकल नहीं की, फर्स्ट भी आया। एक यही सुख था मेरे जीवन में 99 दुखों को छोड़कर। मेरे इस एकमात्र सुख से अधिकांश लोग मुझसे बहुत ईर्ष्या करते थे। इन बातों को आज भी जब जब याद कर बैठता हूं तो रोते रोते मेरी हिलकी बंद जाती है, लेकिन मैं बिना आवाज के रोता हूं, पूरा मुंह कंबल में ढंककर और कंबल का कोना अपने मुंह में दबाकर ताकि तनिक सी आवाज बाहर न जाए और मैं घर वालों के द्वारा लड़की या गोदी का बच्चा ना आका जाऊं। अब देखो मैं भी ना क्या बात बता रहा था और कहां पहुंच गया। अगर घर वाले अभी सामने होते तो कहते फिर से अपने रड़ रोमने लेकर रोने लगा। खैर छोड़ो। हाँ, मैं बता रहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर ने मेरी माँ और उस मैडम को बुलाया और फिर थोड़ी देर बाद बिमला आंटी से कहकर मुझे और सभी मैडमों को बुलाया। सबसे पहला प्रश्न मुझसे किया गया, स्कूल में पढ़ना चाहते हो या नहीं। मेरा उत्तर रुआंसी आवाज और नम आंखों से था, मैं उस जगह पर नहीं पढ़ना चाहता जहां मेरी माँ का अपमान हुआ हो। इस उत्तर पर अन्यों की नम, हतप्रभ और मौन आंखें होने के बावजूद उस मैडम की सहयोगी मैडमों में से एक सोफिया मंद हंस पड़ी। मुझे याद है अभी भी एक एक चेहरा, एक एक भाव भंगिमा और एक एक लाइन। पता नहीं क्यों वो मैडम मेरी माँ के खिलाफ हो रही थीं, वो भी बेवजह। शायद उनकी दृष्टि में समर्थन करने का जो कारण था उसे मैं ही नहीं, हर समझदार और वाकई पढ़ा लिखा बेबुनियाद और गलत ही कहेगा। जहां तक मेरा अनुमान है वो मैडम सोफिया जो हंसी थी, एक दिन से मेरी माँ के खिलाफ हुई थी। जब उनके भतीजे रहमान जो कि मेरा सहपाठी था को नकल करते हुए मेरी माँ ने पकड़ा था, वो उस दिन से खिलाफ हो गई थी।
बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, गलत सही की क्षमता से विहीन। पेपर के ही दिन चल रहे थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा था, वाह मैडम, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। माँ ने और उनके साथ की एक मैम ने जो साथ में एग्जामिनेशन ड्यूटी पर थीं कहा, हमने गलत नहीं किया ये समझो, कोई भी नकल करता हम उसे पकड़ते ही। वो सहयोगी मैम जो बेवजह हंसी थी ने घर जाकर अपने भतीजे को प्रिंसिपल ऑफिस में क्या क्या हुआ ये सब बताया। उसी भतीजे को जो मेरा सहपाठी था और मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे कहीं भी मिलने पर मारता था, उल्टा बोलता था, गाली देता था। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे वो सारी बातें पता थीं जिस स्थान पर वो गैर मौजूद था। मेरे से प्रश्न पूछने के बाद मेरी माँ और उस 8वीं की कुमारिका नामक तथाकथित शिक्षिका से प्रिंसिपल सर ने सबके सामने पूछा, आप दोनों में से कौन स्कूल छोड़ेगा? माँ शुरू से स्वाभिमानी रही हैं और आत्मविश्वासी भी। उन्होंने सहर्ष कहा, आप मुझे निकाल दीजिए, जबकि उस शिक्षिका का बेवजह उत्तर था, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन सर ने दोनों को निकाल दिया। कुछ दिन बाद पापा को प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ बुलाया, क्योंकि सर को मम्मी के कमेटी के पैसे लौटाने थे। इससे पहले एक बात और जो झट से याद आई, जब सर ने दोनों मैडमों को स्कूल से निकलने को कहा, उसके बाद मैं अपना बैग लेने कक्षा में गया और बहुत गंदी गंदी गालियां उस मैडम को और उन बच्चों को संबोधित करते हुए कह आया, जबकि कक्षा में सिर्फ मेरे तथाकथित सहपाठी थे। ये मेरे जीवन का पहला दिन था जब मैंने गाली दी थी, क्योंकि क्रोध की सीमा ज्यादा थी। जाहिर सी बात है माँ का अपमान हुआ था, छोटी बात तो थी नहीं। जब सर ने पापा को बुलाया तो ना जाने उन दोनों की क्या बातें हुई। मैं ऑफिस में नहीं था, लेकिन पापा ने बताया कि मुझे इसी स्कूल से 8वीं करनी पड़ेगी। 8वीं की नई टीचर बनी संजना मैम। मेरी माँ की मौजूदगी में वो बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, लेकिन जब उन्हें ऊंचा पद मिला, यानी वो 8वीं की टीचर बनी, तो गुरूर उनमें भी आ गया। लेकिन धन्यवाद ईश्वर का कि उनका कुमारिका नामक महिला से अच्छा व्यवहार था। जब मम्मी की लड़ाई हुई थी उन दिनों तन्नू नहीं आ रही थी। जिस दिन से मैं दोबारा स्कूल गया उसी दिन उसका 8वीं में पहला दिन था। शुक्र मनाओ कि वो आ गई, नहीं तो भेदभाव अब भी कम नहीं हुआ था। ये वही 8वीं कक्षा थी जब मैंने अपनी माँ और अपने ऊपर लगे एक झूठे आरोप को हटाया था कि वो मुझे क्वेश्चन बताती है। अब मैं 8वीं में आ गया था। मैं अकेला ही बैठता था, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है और 13वां आदित्य बच जाता है। मुझसे हर बार घर वालों द्वारा यह बात कही जाती है कि तेरा कोई दोस्त नहीं है, तू सबसे लड़ता है, तेरी किसी से नहीं बनती। जबकि मेरा 8वीं तक कोई दोस्त नहीं बना। उसका कारण यही है कि अधिकांश लड़कों ने मुझसे कहा था कि तू अगर पढ़ना छोड़ दे, मतलब टेस्ट में भी 0 लाया कर और कक्षा में फर्स्ट आना छोड़ दे, तो हम तुझे अपना दोस्त बना लेंगे। पर मैं शिक्षा की कीमत शायद पेट से ही जानता था, इसीलिए उनकी बातों में कभी आया ही नहीं। यहाँ तक कि मम्मी के स्कूल छूटने के बाद मम्मी के साथ साथ भाई और पापा भी मुझे बहुत ज्यादा ताना मारते थे कि मम्मी का स्कूल मेरी वजह से छूटा है। गली की 1-2 औरतों ने भी मम्मी से यही कहा कि तुम्हारा स्कूल तुम्हारे लड़के की वजह से ही छूटा है। मुझे शुरू से जज किया जाता रहा है, विशेषतः मेरे बड़े भाई द्वारा। माँ हमेशा से उसकी ही तरफ रही है, चाहे वो इस बात से कितना भी इनकार कर लें। हालांकि आज वर्तमान स्थिति अतीत से तुलनात्मक सुखद है। अब ये लाइन कि आदित्य की किसी से नहीं बनती मेरी मैडम ने कहनी शुरू की थी, वो भी पूरी जी जान से। मेरी कक्षा के 3 लड़कों प्रकाश, रहमान और अंकित ने मुझे सीमा रहित परेशान किया और 2-3 विद्यार्थियों को छोड़कर सभी ने इनका बेवजह अंधा अनुसरण किया। मुझे परेशान करने में इनका भरपूर साथ दिया। ये वही दिन है जब मैं स्कूल में टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट में बने शौचालयों में कुंडी बंद कर कर टॉयलेट करने जाता था, क्योंकि मुझे मेरी ही कक्षा का एक लड़का अपना लिंग दिखाकर गंदे गंदे इशारे करता था, गंदी गंदी गालियां देता था और मुझे गंदे प्रस्ताव देता था। इसी कारण मुझे आदत पड़ गई कुंडी बंद कर कर टॉयलेट जाने की। मतलब मैं आज भी वहां टॉयलेट नहीं करता जहां सभी लड़के साथ में खड़े होकर टॉयलेट करते हैं, क्योंकि टॉयलेट में कदम रखते ही हर बार मुझे वही बात याद आती है। वो लड़का मुझे कभी भी कहीं भी चांटा मार देता था। पहले मम्मी थी स्कूल में, कभी कभार उनसे कह देता था, लेकिन अब वो नहीं थी तो किससे कहता।
मेरी मैडम जो पहले वाली से तुलनात्मक अच्छी थीं, अब थोड़े गुरूर में जीने लगी। जाहिर सी बात है कि छठी कक्षा से सीधी 8वीं की शिक्षिका बनी थीं वो। मुझे याद है कि एक दिन रहमान ने मुझे रोड पर चांटा मारा था। मैंने अपने पापा को स्कूल भेजा। प्रिंसिपल सर ने बिल्कुल मदद नहीं की। संजना मैम को ऑफिस में बुलाया। वो गंभीर हंसी हंसी और पापा के जाते ही मुझे कक्षा में लेकर गईं और मुझसे चिल्लाकर कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? मौन था। इसका कारण है, जब उन्हीं के सामने कक्षा में वो मुझे मारता था तो वो नजरें घुमा लेती थी। तो किस कारण से मैं उनसे मदद मांगता? उन्होंने मेरी चुप्पी का अर्थ क्रोध में आकर गलत ले लिया और मेरे सामने मेरे बारे में सबसे कहा, तुम में से कोई भी इससे बात नहीं करेगा, कभी भी। ना इसके साथ कोई बैठेगा, ना ही इसके साथ कोई खेलेगा। रहने दो इसे अकेला। इतनी पुरानी बातें याद करके मन रो रहा है, पर आत्मव्यथा भी तो लिखनी है। सो लिखूंगा ही, क्योंकि मुझे तो इन सब की आदत है बचपन से ही। एक और सबसे बड़ी बात मुझे याद है, शुरुआत से ही छठी 8वीं तक संस्कृत प्रिंसिपल सर ही पढ़ाते हैं। उन्हें संस्कृत पढ़ाने आना था। रहमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बहुत चालाकी से मेरा अपमान कराया। मैं बैठकर पढ़ रहा था। अब भी मैं डेस्क पर अकेला ही बैठता था। वो पीछे के डेस्क से उठकर आया और मेरे बगल में बैठ गया। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं कक्षा में खलल नहीं डालना चाहता था। उसने मेरे से किताब छीननी चाही। मैंने पकड़े रखी। उसने मेरा हाथ दबाकर मेरी किताब नीचे फेंक दी। मैं थोड़ा तेज कह उठा, क्या है? मुझे क्यों परेशान करता है? आप सभी को जानकर हैरानी होगी। पता है उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ? मेरे प्रिंसिपल सर झल्लाकर आए। शोषक रहमान को कुछ नहीं कहा। शोषित आदित्य पर चिल्लाकर गुस्से से कह उठे, तुम्हें अब भी शर्म नहीं है? मान जाओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी भी स्कूल से निकल गईं। यह सुनकर मैं अवाक और दंग रह गया। उनकी यह लाइन आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उसी वक्त उनको स्पष्टीकरण देना चाहा था, किंतु उन्होंने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। बस इस बेबुनियादी आरोप को सुनकर मैं मौन रह गया। ऐसा मौन जिसने एक बातूनी व्यक्ति का अलग ही चरित्र सिद्ध कर दिया। इस घटना ने मुझ में बहुत परिवर्तन कर दिए। इस बात को घटित हुए इस वर्ष 9 साल हो गए, पर मेरे कानों में उनकी ये लाइनें अब भी गूंजती हैं। इस दुख में भी मुझे एक सुख की आस थी। शिक्षक दिवस आने वाला था और मुझे तो बचपन से टीचर बनना है। 5 सितंबर आया और मेरा इंतजार खत्म हुआ, यानी मुझे टीचर बनने का मौका मिला। ये मेरा पहला टीचर्स डे था, जब मैं टीचर बनने वाला था। स्कूल का सीनियर जो था, मैंने पीली शर्ट, पीली घड़ी, चॉकलेटी पैंट और चॉकलेटी सैंडल पहनी थी। वो कपड़े मैंने बड़े दिनों से संभाल कर रखे थे। मैं चौथी क्लास का टीचर बनाया गया था, लेकिन बनना मुझे 7वीं का था। पर संजना मैम ने अपनी मर्जी चलाई थी। मैंने पूरी शिद्दत से बच्चों को पढ़ाया था। उन्होंने पढ़ा भी था। मैंने उनका टेस्ट भी लिया था। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर कुछ मैडमैन ईर्ष्या के भाव से मुझे लगातार घूरें जा रही थी और मेरे कुछ सहपाठी भी जलन के भाव में थे। वो सब भी टीचर बने थे, पर वैसे ही जैसे वो अपने निजी जीवन में रहे हैं, लापरवाह और दूसरों को बेवजह परेशान करने वाले। वो एक दिन के लिए टीचर बनकर भी वही सब कर रहे थे और वही सब सिखा रहे थे। जाहिर सी बात है, जिसके पास जो होगा वो वही तो दूसरों को देगा। खैर, जब मैं घर आया तो मैंने मम्मी को सब बताया। वो भी खुश हुई थीं। एक बड़ी बात और मुझे याद है, हमारे स्कूल में अधिकांश शिक्षिकाएं अपने घर ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों को सारे क्वेश्चन और आंसर पहले ही बता दिया करती थी। मैं उन विद्यार्थियों में से था जिसने 8वीं तक ट्यूशन नहीं लगवाया था। मैं 9वीं में पहली बार ट्यूशन पढ़ा था। परिस्थिति ही ऐसी थी, क्योंकि उन दिनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन 10वीं में होने लगी थी। हाँ, मैं ट्यूशन वाली बात बता रहा था, तो 8वीं में भी वही हुआ। संजना मैडम ने ट्यूशन पढ़ाया और उन बच्चों के निशान लगवाए जो उनके घर ट्यूशन जाते थे। 300 से 350 रुपए में अपने धर्म, पद और मर्यादा से च्युत होना वो भली भांति कर रही थी। मैं एक बात और बताता हूं, मेरी मम्मी भी मेरी 3 साल की उम्र से पढ़ा रही हैं, पर उन्होंने ट्यूशन में कभी भी निशान नहीं लगवाए, क्योंकि नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में ही सरलता से पेपर लिखना समझा दिया जाता था और उस स्कूल की पढ़ाई कठिन नहीं थी। एक शब्द में उत्तर लिखने को ही आते थे, इसलिए नर्सरी, केजी और फर्स्ट की टीचरें इस कुकृत्य से दूर थीं।
जो विद्यार्थी जिस क्लास टीचर के घर ट्यूशन के लिए जाते थे, वो क्लास टीचर उनके निशान लगवाती थीं। उनमें से एक विद्यार्थी से मेरी बात होती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम ने कहा है कि अब देखूंगी कि वो आदित्य हर बार की तरह अब फर्स्ट कैसे आएगा। मुझे यह लाइन सुनकर बड़ा धक्का लगा, लेकिन अंततः मैं ही फर्स्ट आया और चिढ़ाने और जलने वालों के मुंह बंद हुए। लेकिन कुछ महीनों के लिए, और इस प्रकार माँ के ऊपर से वो कलंक हट गया कि वो मेरे निशान लगवाती हैं। जब मम्मी स्कूल से निकली थीं, तो वो कुछ दिन घर रहीं। उसके बाद वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगीं। वहां उन्होंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया। कारण क्योंकि उन्हें वहां बहुत तकलीफ होती थी। होली के आसपास की बात है। हम लोग उपले खरीदने गए थे। मम्मी सर मिल गए थे पूर्व स्कूल के। वो घर जा रहे थे। मम्मी और मुझे उन्होंने देखा तो वो रुक गए। बात करते करते मम्मी की आंखों से आंसू छलक गए। मम्मी ने उस स्कूल में होने वाली परेशानियों के बारे में सर को बताया। इसीलिए सर ने मम्मी को पुनः स्कूल में आने का प्रस्ताव दिया। यानी पुनः वो उसी स्कूल में सहसम्मान आ गईं और आज भी वहां पढ़ा रही है। लेकिन उस मैडम को सर ने नहीं बुलाया जिसने बेवजह मां पर वार किया था।